हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, नर्व्स, न्यूरॉन्स तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिकाएं तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। जब प्राणी के वातावरण में या उसके शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको फील करते हैं, यानी कि अनुभव करते हैं। वह इससे प्रभावित होकर इसकी जो सूचना होते हैं वो तंत्रिकाओं द्वारा यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा देते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा देते हैं। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि फिर से अन्य तंत्रिकाओं द्वारा जो उपयुक्त जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कार्यवाही का आदेश दे देता है, यानी कि उनको कार्य करने के ऑर्डर दे देता है। तो शरीर के बाहर वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको तो क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल स्टिमुला यानी कि बाह्य उद्दीपन कहा जाता है। जबकि शरीर के भीतर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको इंटरनल स्टिमुला यानी कि अंतःउद्दीपन कहा जाता है। स्टूडेंट, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो क्या करती है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि टिश्यूज में क्या होता है कि बहुत सारे नर्वस टिश्यूज में पाई जाती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो नर्वस टिश्यूज में पाई जाती हैं, जबकि उत्तक में पाई जाती हैं, जो कि क्या करते हैं? शरीर में एक नर्वस सिस्टम की स्थापना करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा जटिल और बड़ी होती हैं। देन अगर हम बात करें कि जो अपरिवर्तित जो सहायक कोशिकाएं यानी कि एसेसरी जो सेल्स होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यूरोग्लिया कहा जाता है। इन द सेंस न्यूरोग्लिया क्या होता है? कि सहायक कोशिकाओं का समूह होता है, एसेसरी सेल्स का, जो कि क्या करता है कि मुख्य कोशिकाओं के चारों तरफ स्थित रहती हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि शरीर की तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई होती है। नर्वस सिस्टम की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन्स कहलाती हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स का वर्गीकरण। न्यूरॉन्स का वर्गीकरण इन द सेंस हम दो बेस के ऊपर कर सकते हैं, दो आधार के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि कार्यों के आधार पर न्यूरॉन्स का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो होती हैं ग्राहक तंत्रिका कोशिका, यानी कि रिसेप्टर न्यूरॉन। ये स्टूडेंट कोशिकाएं क्या करती है? बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उद्दीपनों को ग्रहण करती है, यानी कि उनको रिसेप्ट करती हैं। और ये उद्दीपन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि लाइट, ऊष्मा यानी कि हीट, केमिकल्स, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, ये सब क्या होते हैं कि स्टिमुलस कहलाते हैं। देन सेकंड हम बात करते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स स्टूडेंट, ये कोशिकाएं क्या करती है? सेंसरी न्यूरॉन्स ये ग्राहक तंत्रिका कोशिकाओं से संवेदी आवेगों को ग्रहण करती हैं और फिर उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित जो समायोजी जो कोशिकाएं होती है, एसोसिएटेड जो न्यूरॉन्स होती है, उन तक पहुंचा देती है। थर्ड नंबर की जो सेल्स होती है वो होती है समयोजी तंत्रिका कोशिका, यानी कि एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करती है? तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये क्या करते हैं कि संवेदी आवेगों को, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो संदेश होते हैं, उनको दिशा प्रदान करके चालक तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाती है। फोर्थ नंबर की जो नर्व सेल्स होती है वो थी चालक तंत्रिका कोशिका, यानी कि मोटर न्यूरॉन। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? सेंसरी इम्पल्स यानी कि संवेदी आवेगों को संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। तो ये तो थे कार्यों के आधार पर न्यूरॉन्स का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि प्रवर्धों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं का वर्गीकरण जो नर्व सेल्स होती हैं। स्टूडेंट, हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्राणियों में क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के होते हैं।
एक प्रारूपी अगर न्यूरॉन में अगर एक टाइपिकल न्यूरॉन की बात करें तो वो क्या होता है कि एक साइटोन का बना होता है, यानी कि एक कोशिकाएं का बना होता है, जिससे कि क्या होता है कि शाखानुमा तंतुओं का एक तंत्र निकलता है, कि ब्रांच्ड फाइबर्स निकलती हैं। तो स्टूडेंट इन फाइबर्स यानी कि प्रवर्धों के आधार पर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर तथा यूनिपोलर। मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय। कई प्रवर्धों युक्त क्या होते हैं कि न्यूरॉन्स को मल्टीपोलर कहा जाता है। मल्टीपोलर में स्टूडेंट जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इनमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो एक्सोन होता है वो एक एक्सोन और तथा बहुत सारे डेंड्राइट्स जो होते हैं, तो इनको मल्टीपोलर कहा जाता है। देन स्टूडेंट बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय। इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों से निकले 2 प्रवर्धों वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको बाइपोलर कहते हैं, जिनमें कि क्या होता है कि एक एक्सोन होता है तथा एक डेंड्राइट्स होता है। देन स्टूडेंट अगर हम बात करें यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में क्या होता है कि केवल एक प्रवर्ध वाले न्यूरॉन्स को यूनिपोलर कहा जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि केवल एक एक्सोन होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल न्यूरॉन, यानी कि एक प्रारूपिक तंत्रिका कोशिका की संरचना। एक प्रारूपिक तंत्रिका कोशिका जो होती है वो 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, सेल बॉडी तथा सेल प्रोसेस, यानी कि कोशिका पिंड या साइटोन जिसे हम कह सकते हैं, और कोशिका प्रवर्ध। स्टूडेंट अगर हम सेल बॉडी की बात करें, साइटोन जो कि आगे का पार्ट होता है, मेन जो कोशिका काय होता है, ये क्या होता है कि न्यूरॉन का प्रमुख व केंद्रीय भाग होता है, यानी कि सेंट्रल भाग होता है, जिसमें कि क्या होता है कि एक बड़ा गोल क्या होता है कि न्यूक्लियोलस पाया जाता है, यानी कि केंद्रिकाय पाया जाता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा महीन जो न्यूरोफाइबल्स यानी कि तंत्रिका तंतु होते हैं, इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तथा अनेक असीमित आकार के जो होते हैं वो कण पाए जाते हैं, बड़े बड़े, जिन्हें की क्या कहा जाता है, निस्सल ग्रेन्यूल्स यानी कि निस्सल कणिकाएं कहा जाता है। ये जो निस्सल कणिकाएं होती है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी होती हैं, जो कि क्या करती है, मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें, जो निस्सल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो डेंड्राइट्स में और कोशिका काय में तो उपस्थित होते हैं, लेकिन एक्सोन्स में अनुपस्थित होते हैं। देन हम बात करते हैं सेकंड सेल प्रोसेसेस, यानी कि कोशिका प्रवर्ध के बारे में। तंत्रिका तंतु कोशिक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि कोशिका पिंड से बाहर, यानी कि जो साइटोन होता है सेल बॉडी, इनसे बाहर व अंदर जो होते हैं वो तंत्रिका प्रेरणाओं यानी कि नर्व इम्पल्स के लिए क्या होते हैं कि सहवन में सहायक होते हैं, यानी कि उनके कंडक्शन में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका प्रवर्ध ये नर्व इम्पल्स को लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। न्यूरॉन में क्या होता है कि 2 प्रकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, छोटे तथा जो पतले, जो डेंड्राइट्स, छोटे व पतले क्या होते हैं कि वो डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपनों को सेल बॉडी की तरफ क्या करते हैं, भेजते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है, यहाँ से जो इम्पल्स होते हैं वो सेल बॉडी की तरफ आते हैं, तथा जो लंबे व मोटे जो भाग होते हैं, जो प्रवर्ध होते हैं तंतु, वो क्या कहलाते हैं, एक्सोन कहलाते हैं, जिन्हें कि एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो नर्व आवेग होते हैं उनको क्या करते हैं, बाहर भेजने का कार्य करते हैं, यानी कि बाहर की ओर ले जाते हैं। बड़े प्राणियों में नॉर्मली अगर न्यूरॉन्स देखे जाए तो वे कई फुट लंबे हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स को एक एफरेंट भी कहा जाता है, एफरेंट नर्व भी कहा जाता है, फाइबर भी कहा जाता है, जबकि एक्सोन को क्या कहा जाता है, इफरेंट प्रवर्ध यानी कि अपवाही भी प्रवर्ध भी कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर तंत्रिका कोशिका जो पिंड होते हैं, यानी कि साइटोन को जो समूह होता है, इनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, गैंग्लियन कहलाता है। प्राणियों का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो प्रायः नर्व सेल्स तथा नर्व फाइबर्स का एक समूह होता है। इसके लिए स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सोन की, तो एक्सोन क्या होता है कि एक्सोन के ऊपर एक माइलिन शेल्फ पाई जाती है। इस माइलिन शेल्फ के आधार पर जो एक्सोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं,
माइलिनेटेड तथा नॉन माइलिनेटेड। अगर ये माइलिनेटेड हम देख सकते हैं, ये शेल्थ होती है, माइलिनेटेड जो शेल्थ होती है। अगर ये अनुपस्थित हो माइलिनेटेड शेल्थ तो इन्हें नॉन माइलिनेटेड कहा जाता है। ये और जो नॉन माइलिनेटेड जो होते हैं, जो तंत्रिका तंतु होते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। जबकि इनमें क्या होता है कि अगर बाहर की तरफ चारों तरफ अगर माइलिन शेल्थ पाई जाती है तो उन्हें जो एक्सोन को क्या कह दे देंगे, एक्सोन को हम माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु कह देते हैं। जो माइलिन जो शेल्थ होते हैं, जो आवरण होते हैं, वो स्फिंगोमाइलिन नामक फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। और ये क्या होता है कि जो माइलिनेटेड होता है वो एक श्वेत स्तर के रूप में बना होता है। और ये तंत्रिका तंतु मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु में श्वेत द्रव्य के भाग में यानी कि व्हाइट मैटर में उपस्थित होती है। जो माइलिन जो शेल्थ होती है, जिसे कि मेडिनरी शेल्थ भी कहते हैं, वो श्वान जो होती है, श्वान कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि श्वान सेल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये आप आवरण देख सकते हैं, ये डार्क कलर का जितना भी भाग होता है वो माइलिनेटेड होता है, जैसे कि मेडुलरी शेल्थ भी कहते हैं। ये श्वान कोशिकाओं की बनी होती है। श्वान कोशिकाओं की जो प्लाज्मा कला होती है वो माइलिन खोल का बाहरी आवरण बनाती है। ये जो क्या करती है, बाहरी आवरण बनाती है, जिसे कि न्यूरोलेमा कहा जाता है। माइलिनेटेड तंतुओं में क्या होता है कि जो माइलिन जो पदार्थ होता है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में हट जाता है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन आगे जाकर के क्या हो जाता है कि थोड़ी बात रुक जाता है। इनमें जो गैप होता है उन्हें क्या कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है, यानी कि रेनवेयर के नोड कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि दो नोड्स के बीच में क्या होता है कि ये एक नोड और ये दो नोड, इन दो नोड्स के बीच में क्या होता है कि जो बीच का जो स्थान होता है वो प्राय क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। इंटरनोड में क्या होता है कि श्वान कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है वो भी उपस्थित होता है, जिसे कि श्वान न्यूक्लियस कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तंत्रिका तंतु यानी कि जो नर्व जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स तथा इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट की अगर हम बात करें अभिवाही तंतु की, तो ये क्या करते हैं, इम्पल्स को ग्राहक अंगों यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन से क्या होता है कि मस्तिष्क की तरफ ले जाते हैं। इम्पल्स को मस्तिष्क की तरफ ले जाने का काम कौन करते हैं, एफरेंट फाइबर्स। जबकि इफरेंट फाइबर्स यानी कि अपवाही तंतु क्या करते हैं, मस्तिष्क से जो इम्पल्स होते हैं, जो प्रेरणाएं होते हैं, वो विभिन्न प्रभावी अंगों यानी कि इफेक्टर ऑर्गन्स तक ले जाने का कार्य करते हैं। कोशिका में जो आवेग होता है यानी कि जो इम्पल्स जिसे हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स, वो क्या करते हैं, डेंड्राइट्स के माध्यम से प्रवेश करता है। ये जो इम्पल्स होते हैं वो डेंड्राइट्स के माध्यम से कोशिका काय तक प्रवेश करते हैं। जबकि क्या करते हैं, और ये क्या होता है कि एक्सोन के माध्यम से इन कोशिका एक्सोन के माध्यम से क्या होता है कि इन इम्पल्स को बाहर की तरफ ले जाया जाता है। इस प्रकार का एक स्थान जहाँ क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो तंतुओं के जो शाखा नुमा जो सिरे होते हैं वो डेंड्राइट्स के सिरों से क्रिया कर संपर्क में आते हैं। अगर एक तंत्रिका तंतु कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो अगर दूसरे न्यूरॉन के एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, साइनेप्स यानी कि सिनेप्स स्थान कहलाता है। साइनेप्स जिसे कहते हैं, साइनेप्स इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वो स्थान होता है जहां दो न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन और इसके आगे दूसरा न्यूरॉन, दो जो न्यूरॉन होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, आपस में क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। साइनेप्स जो होते हैं वो केवल एक्सोन के सिरों पर, ये एक्सोन है, ये एक्सोन के केवल सिरों पर उपस्थित होते हैं तथा उनके आसपास पाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि कार्यकी के कपाट होते हैं, फिजियोलॉजिकल वॉल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ भेजने का कार्य करते हैं। जो सिनेप्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोसोमेटिक तथा एक्सोनिक। अगर हम एक्सोडेंड्रिटिक अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो एक न्यूरॉन का एक्सोन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में पाया जाने वाला संबंध होता है, यानी कि एक्सोन तथा डेंड्राइट्स के बीच में जो संबंध होता है
देन अगर हम एक्सोसोमेटिक की बात करें तो ये कौन से प्रकार के सिनेप्स होते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय के बीच में पाया जाने वाला संबंध होता है। देन अगर हम बात करें एक्सोसोमेटिक की तो ये क्या होता है कि जहां पर एक एक्सोन यानी कि एक न्यूरॉन का एक एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के साथ में संपर्क करे यानी कि उनके बीच में संबंध बने, तो इस प्रकार के जो सिनेप्स होते हैं वो एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स कहलाते हैं।